कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के तट से दूर एक बेहद सुनसान और वीरान आइलैंड से, जहां माइकल पूरी तरह अकेला रहता है। वहां सन्नाटे के अलावा अगर कुछ सुनाई देता है तो वो है सिर्फ समंदर की लहरों का शोर और तेज हवाओं की गूंज। माइकल की इस तन्हाई में उसका इकलौता साथी है उसका वफादार कुत्ता, जो साए की तरह हमेशा उसके साथ रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट के जरिए माइकल के लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल वो इंसानों के साए से भी कतराता है। वो न उनसे बात करता है न उनकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि दरवाजा खोलने में भी उसे झिझक होती है, मानो लोगों से दूर रहना उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी बन चुकी हो। एक दिन जब जेसी राशन की क्रेट घर के बाहर रख रही थी तो उसने चुपके से उस पर एक छोटा सा तोहफा भी रख दिया। तोहफा भले ही मामूली था, लेकिन उसमें जेसी की हमदर्दी साफ झलक रही थी। जब बोट दूर चली गई तब माइकल बाहर निकला। उसने बिना किसी एहसास के क्रेट उठाई और उस गिफ्ट को वहीं जमीन पर लावारिस छोड़ दिया। उसे दुनिया की किसी भी चीज या जज्बात से कोई मतलब नहीं था। अंदर जाकर वो फिर वही करने लगा जो वो रोज करता था, शराब पीना और खुद के साथ चेस खेलना। अगले हफ्ते जेसी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ सामान नहीं रखा बल्कि माइकल का दरवाजा भी खटखटाया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला और सामान झपटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जेसी ने फुर्ती से अपना पैर दरवाजे के बीच फंसा दिया। उसने फिर वही तोहफा माइकल की तरफ बढ़ाया और सीधा सवाल किया, आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हम लोगों से भागते क्यों रहते हैं? माइकल के पास कोई जवाब नहीं था, या शायद वो देना ही नहीं चाहता था। उसने बेरहमी से जेसी का पैर हटाया और मुंह पर दरवाजा पटक दिया। जेसी ने पलटकर जाते हुए जोर से कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और वो वापस अपनी बोट की तरफ बढ़ गई। तभी बोट पर जेसी के अंकल को रेडियो पर मौसम का अलर्ट मिला। एक भयानक तूफान दस्तक देने वाला था। देखते ही देखते आसमान काला होने लगा, ठंडी हवाएं चीखने लगी और समंदर की शांत लहरें अब खौफनाक रूप ले चुकी थी। जेसी किसी तरह अपनी छोटी सी बोट पर चढ़ी और उसे किनारे से दूर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन लहरों का थपेड़ा इतना जोरदार था कि बोट का चप्पू हाथ से फिसलकर गहरे पानी में जा गिरा। उसके अंकल ने गिरते हुए चप्पू को पकड़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कुदरत के कहर के आगे उनकी एक न चली और पूरी बोट पानी में पलट गई। आइलैंड के सन्नाटे में माइकल का कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर अजीब सी आवाजें निकालने लगा, मानो वो किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। माइकल का ध्यान बाहर गया और उसे एहसास हुआ कि समंदर के बीचों बीच कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह बिना एक पल गंवाए बाहर की तरफ भागा। भागते वक्त अनजाने में उसका पैर उस तोहफे पर पड़ा जिसे उसने ठुकरा दिया था, पर इस वक्त उसकी जान से ज्यादा कुछ कीमती नहीं था। माइकल अपनी मोटर बोट पर चढ़ा और इंजन स्टार्ट कर पूरी रफ्तार से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ जेसी पानी की सतह पर आने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उसका पैर एक पुराने मछली पकड़ने वाले जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह तैर नहीं पा रही थी और खौफनाक लहरों ने उसे फिर से गहराई में धकेल दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। माइकल ने बिना सोचे गहरे और ठंडे पानी में छलांग लगा दी। उसने पानी के अंदर उस जाल को खोला और अपनी पूरी ताकत लगाकर जेसी को आजाद किया। उसने जेसी के अंकल को भी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माइकल बेहोश जेसी को अपनी बोट पर ले आया और तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत और उम्मीद टूटने के आखिरी पल में जेसी ने जोर से खांसा और फिर से सांस लेना शुरू किया। मौत के मुंह से वह वापस लौट आई थी। शाम ढलते ढलते जेसी को माइकल के बिस्तर पर होश आया। आंखें खोलते ही उसकी जुबान पर पहला सवाल अपने अंकल के बारे में था। माइकल ने भारी मन से उसे कड़वा सच बता दिया कि उसके अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही जेसी टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह पूरा दिन सुध-बुध खोकर बेड पर लेटी रही, जबकि माइकल ने खामोशी से अपना बिस्तर छोड़ दिया और खुद काउच पर सो गया। अगली सुबह माइकल ने जेसी के पैर की चोट जांची। पैर बुरी तरह सूज चुका था और जाल की रगड़ से गहरे जख्म बन गए थे। जेसी ने घबराकर पूछा, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्या किसी को पता भी है कि मैं यहाँ हूँ? माइकल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना ही कहा, अभी सिर्फ आराम करो। जैसे ही माइकल पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला, जेसी गुस्से में चिल्लाई, मुझे इस आइलैंड से अभी वापस जाना है। मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा। लेकिन माइकल को असलियत पता थी। उसने मुड़कर ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी माँ गुजर चुकी है और तुम्हारा पिता कभी तुमसे मिला ही नहीं। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। माइकल के बाहर जाते ही जेसी ने मौका पाकर बेड छोड़ा और लंगड़ाते हुए उसके डेस्क की तलाशी लेने लगी। वहाँ उसे एक तेज धार वाला चाकू मिला। तभी उसे माइकल के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह बिजली की फुर्ती से वापस बेड पर लेटी और चाकू को तकिए के नीचे छिपा दिया। उस रात जेसी को एक खौफनाक सपना आया। वो डर के मारे चीखने लगी और अजीब आवाजें निकालने लगा। माइकल उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने जेसी को छुआ, वो झटके से उठी और तकिए के नीचे छिपा चाकू उसकी गर्दन पर तान दिया। माइकल जरा भी नहीं डरा। उसने बड़ी शांति से कहा, वह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर उसने जेसी के हाथ से चाकू लिया और उसे डराने के बजाय उसे सिखाया कि चाकू को सही तरीके से कैसे पकड़ते हैं और खुद की हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
हैं। दिन बीतते गए और माइकल साए की तरह जेसी का ख्याल रखने लगा। वह उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक ले जाता, उसके लिए खाना बनाता, वक्त पर दवा देता और रोज उसके जख्मों की ड्रेसिंग करता। धीरे धीरे जेसी की सेहत सुधरने लगी। अब वो बाहर आंगन में टहलने लगी थी और माइकल के कुत्ते के साथ वक्त बिताने लगी थी। माइकल दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शायद बरसों बाद उसे इस वीरान टापू पर कोई अपना सा महसूस हो रहा था। एक दोपहर जेसी ने माइकल से पूछ ही लिया, तुम मेरे अंकल को कैसे जानते थे? माइकल ने अपनी खामोशी तोड़ी और बताया कि वे दोनों कभी फौज में एक साथ काम करते थे। जेसी को तब जाकर एहसास हुआ कि वह पिछले कई दिनों से जिस इंसान के साथ रह रही है उसे तो वह उसके नाम तक से नहीं जानती। लेकिन जब उसने नाम पूछा तो माइकल ने बताने से साफ इनकार कर दिया। हार मानकर जेसी ने कुत्ते का नाम पूछा, पर माइकल का जवाब फिर वही था, उसका कोई नाम नहीं है। जेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आज से इसका नाम जैक है। जेसी की नजर कमरे में रखे चेस बोर्ड पर पड़ी। उसने माइकल को चिढ़ाते हुए कहा, तुम ये गेम बहुत जल्दी हार जाओगे क्योंकि तुम्हारा हाथी गलत जगह पर है। माइकल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसका ध्यान जेसी के जख्मी पैर पर था। पैर में इन्फेक्शन फैल रहा था। जेसी ने हॉस्पिटल जाने की जिद की, लेकिन माइकल ने उसे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि वह खुद मेनलैंड जाकर दवाइयां ले आएगा। जब माइकल बोट लेकर आइलैंड से निकला तब जेसी ने उसके डेस्क की तलाशी ली। वहां उसे एक ड्राइंग मिली। माइकल ने जेसी और जैक की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। जब उसने डेस्क का दराज खोला तो वह हैरान रह गई। माइकल ने उसका दिया हुआ वो तोहफा खोल कर रखा था जिसे उसने ठुकरा दिया था। अंदर एक स्नो ग्लोब था जिसमें बिल्कुल वैसा ही लाइट हाउस बना था जैसा इस आइलैंड पर था। दूसरी तरफ लंदन के पावर कॉरिडोर्स में एक हाई प्रोफाइल सरकारी मीटिंग चल रही थी। वहाँ मैनाफोर्ट नाम के एक शख्स की कार्रवाई चल रही थी। मैनाफोर्ट ने थिया नाम का एक खतरनाक सर्विलांस प्रोग्राम बनाया था जो पूरे यूके के हर फोन और कैमरे का डेटा चोरी छिपे कलेक्ट करता था। मैनाफोर्ट ने अपनी सफाई में कहा कि इसी प्रोग्राम की वजह से उन्होंने कई आतंकी हमले रोके हैं। मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मैनाफोर्ट से अकेले में मुलाकात की, रिकॉर्डिंग बंद की और एक गुप्त डील शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैनाफोर्ट, पब्लिक के सामने हमें तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। लोग कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि सरकार उनके बेडरूम और फोन में झांक रही है, इसलिए दुनिया की नजरों में तुम्हारी जगह रॉबर्टा लेगी। फिर उन्होंने आवाज धीमी करते हुए कहा, लेकिन असलियत में तुम पर्दे के पीछे से थिया प्रोग्राम को चलाते रहोगे। सरकार को तुम्हारी और इस डेटा की जरूरत है। मैनाफोर्ट इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हो गया। उधर स्कॉटलैंड के शहर में माइकल एक फार्मेसी पहुंचा। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके बाद वह एक कपड़ों के स्टोर में गया और ढेर सारे कपड़े उठा लिए ताकि उसका चेहरा किसी भी लेंस में कैद न हो सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टोर से बाहर निकलते वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थीं और अनजाने में माइकल की तस्वीर उनके बैकग्राउंड में आ गई। जैसे ही वह फोटो थिया के डेटाबेस में अपलोड हुई, सिस्टम में रेड अलर्ट जारी हो गया। उसे एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट के तौर पर मार्क कर दिया गया। रॉबर्टा ने बिना वक्त गंवाए एक स्पेशल असॉल्ट टीम को आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया। आइलैंड पर माइकल अभी इन सब से अनजान था। उसने जेसी के पैर पर मरहम लगाया, पट्टियां बांधी और उसे दवाइयों के साथ साथ कुछ मिठाइयां भी दी। उसने जेसी के लिए जो कपड़े लाए थे वो उसे बिल्कुल सही फिट आए। रात को खाना खाते वक्त अचानक माइकल के कान खड़े हो गए। बाहर से किसी अनजान चीज की आहट आ रही थी। उसने दूरबीन उठाई और देखा कि एक कॉम्बैट बोट आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। माइकल ने जेसी को अलर्ट किया, जल्द से खुद को बाथरूम में बंद कर लो और याद रहे एक आवाज भी बाहर ना आए। जेसी अपना चाकू लेकर बाथरूम में छिप गई, जबकि माइकल एक तेज ब्लेड लेकर अंधेरे में ओझल हो गया। जैसे ही सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ बढ़े, माइकल ने एक रस्सी काट दी। पहाड़ी से एक विशाल पत्थर नीचे गिरा और साथ ही एक जाल एक्टिवेट हो गया जिसने एक फौजी को जकड़कर सीधे समंदर में खींच लिया। इससे पहले कि वो संभल पाते, माइकल ने एक बेहद तेज फ्लड लाइट ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे जिसकी वजह से उस तेज रोशनी ने उन्हें कुछ देर के लिए पूरी तरह अंधा कर दिया। उन्होंने बौखलाकर अपने गॉगल्स हटाए और भागते हुए माइकल पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक फौजी पीछा करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ा जहां माइकल घात लगाए बैठा था। माइकल ने पीछे से उसके सर पर लालटेन दे मारी और फ्लेयर गन से सीधा शॉट मारकर उसके शरीर में आग लगा दी। दूसरा फौजी जैसे ही ऊपर पहुंचा, माइकल ने फुर्ती से चाकू से वार किया और उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। इसी बीच एक और फौजी घर के अंदर घुसने में कामयाब रहा। वफादार जैक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपट्टा मार दिया। दोनों के बीच एक हिंसक जद्दोजहद हुई, लेकिन फिर एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। जैक मौके पर ही ढेर हो गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। फौजी अब बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचे
पहुंचा और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। जेसी ने चाकू तानकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फौजी ने बड़ी आसानी से उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह फौजी जेसी को घसीटते हुए घर से बाहर ले आया। दूसरी तरफ गैराज के गहरे अंधेरे में एक और सोल्जर अपनी टॉर्च की रोशनी में माइकल को तलाश रहा था। माइकल साए की तरह दीवार से सटा खड़ा था। जैसे ही सोल्जर उसकी रेंज में आया, माइकल ने अपना एक और खौफनाक ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। छत से एक भारी लोहे का हुक बिजली की रफ्तार से नीचे आया और सोल्जर के सीने को चीरता हुआ पार निकल गया। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई जेसी की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। माइकल ने तुरंत राइफल उठाई और बाहर की तरफ भागा। के पैर पर गोली दाग दी। गोली लगते ही वह फौजी जमीन पर गिरा और जेसी उससे अलग हो गई। अब माइकल के पास क्लियर शॉट था। उसने एक सटीक गोली चलाकर आखिरी फौजी का भी काम तमाम कर दिया। पास जाकर देखने पर माइकल को एक चौंकाने वाली चीज मिली। फौजी के हेलमेट पर एक छोटा सर्विलांस कैमरा लगा था जो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। माइकल समझ गया कि खेल बहुत बड़ा है और जेसी से कहा, बस 1 मिनट रुको। वह भारी कदमों से घर के अंदर गया। फर्श पर जैक बेजान पड़ा था। माइकल उसके पास घुटनों के बल बैठा, उसके ठंडे पड़ चुके सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसके बाद उसने एक गुप्त नंबर पर कॉल किया और बस इतना कहा, मैं आ रहा हूँ और मेरे पास जेसी है। कॉल कटते ही उसने फोन की बैटरी निकाल दी ताकि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सिग्नल को ट्रेस न कर सके। माइकल और जेसी ने फौजियों की उसी बोट पर कब्जा किया और आइलैंड के उस खौफनाक सन्नाटे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। चारों तरफ समंदर का अंधेरा था जिसे चीरते हुए वे सुरक्षित निकल गए। उधर लंदन में रॉबर्टा को जैसे ही अपनी टीम की हार की खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक स्पेशल एजेंट को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब वे स्कॉटलैंड के तट पर पहुंचे तो जेसी की नजर माइकल के जज्बाती चेहरे से हटकर उसके खून से सने कपदीढ़ों पर पड़ी। लड़ाई के दौरान उसका पुराना जख्म फिर से खुल गया था। जेसी ने घबरा कर कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, खून बहुत बह रहा है। माइकल ने हमेशा की तरह अपनी आवाज को शांत रखा और बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आखिरकार उनकी तलाश एक सुनसान जगह खड़ी गाड़ी पर रुकी, लेकिन उनके पास उसकी चाबी नहीं थी। माइकल ने जेसी के हाथ में अपनी गन थमाई और उसे कहा, यहीं पहरा दो और चौकन्नी रहना। फिर वह पास के एक घर में चाबी ढूंढने के इरादे से दाखिल हुआ। अंदर एक छोटा बच्चा उसे देखकर सहम गया और इससे पहले कि माइकल कुछ करता, घर का मालिक अपनी बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन तभी जेसी ने हिम्मत दिखाई और अपनी गन उस आदमी पर तान दी। उसने उस शख्स को मजबूर किया कि वह पहले माइकल के जख्मों का इलाज करे। इसी बीच रॉबर्टा की टीम के एक शातिर टेक्नीशियन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया, मैम, जिसे हम टेररिस्ट समझ रहे थे वो प्रोफाइल ही नकली है। किसी ने सिस्टम के अंदर ऐसा घोस्ट कोड डाला था कि माइकल का चेहरा दिखते ही सिस्टम उसे टेररिस्ट बताने लगे। जब उसने और गहराई से छानबीन की तो स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल उभर कर आई। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किल्ड इन एक्शन। रॉबर्टा के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने घबराए हुए कहा, कोई हमें अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। जैसे ही टेक्नीशियन ने माइकल की पुरानी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ, फाइल नॉट फाउंड। माइकल का वजूद सरकारी रिकॉर्ड से मिटाया जा चुका था। तभी सिस्टम ने स्कॉटलैंड से एक 911 कॉल इंटरसेप्ट किया। एक बच्चा रोते हुए कह रहा था कि एक आदमी और लड़की ने उसके पापा को बंधक बना लिया है। रॉबर्टा ने तुरंत नई टीम को लोकेशन की तरफ रवाना कर दिया और साथ ही उस स्पेशल एजेंट को भी। उधर लंदन के खुफिया कंट्रोल रूम में मैनाफोर्ट अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए सब देख रहा था। जैसे ही माइकल का चेहरा फुटेज में आया, मैनाफोर्ट के होश उड़ गए। माइकल जिंदा था। जब उसे पता चला कि रॉबर्टा एक स्पेशल एजेंट भेज रही है तो उसने रॉबर्टा से पहले उस एजेंट वर्कमैन से संपर्क किया। मैनाफोर्ट ने उसे लालच देते हुए कहा, ये एक ब्लैक ऑन ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। वर्कमैन, जो पहले से ही मैनाफोर्ट का वफादार था, फौरन मान गया। उसे सीधा आदेश मिला, माइकल और जेसी दोनों को खत्म कर दो। स्कॉटलैंड के उस घर में मालिक ने माइकल के जख्म की मरहम पट्टी पूरी की ही थी कि पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। मालिक के बेटे ने डरे हुए कबूल किया कि उसी ने पुलिस को फोन किया था। पुलिस को कहा था कि वे हमला न करें, लेकिन जैसे ही घर का मालिक घबराकर दरवाजा खोलने भागा, वर्कमैन ने एक सटीक निशाना साधा और सीधे उसके सर में गोली दाग दी। माइकल ने फुर्ती दिखाते हुए लड़के को पीछे खींच लिया, वरना वह भी अपने पिता की तरह मारा जाता। माइकल और जेसी पिछले दरवाजे से भागने लगे, जहाँ 2 पुलिस वाले उनके सामने आ खड़े हुए। माइकल उन पर काल बनकर टूटा और पलक झपकते ही दोनों को ढेर कर दिया। एक तीसरा पुलिस वाला बाहर आया, जिसे माइकल ने एक ही मुक्के में जमीन चटा दी और उसके हथियार छीन ली। बाकी पुलिस फोर्स जब आगे बढ़ी तो माइकल ने पेपर स्प्रे और टेजर का इस्तेमाल कर सबको पस्त कर दिया। इसी के साथ पुलिस की गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल भागा। रॉबर्टा ये सब लाइव देख रही थी। उसने वर्कमैन को रोकने के लिए कॉल किया, लेकिन वर्कमैन ने अपने सारे कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए थे। वह अब सिर्फ मैनाफोर्ट का मोहरा था। वर्कमैन ने अपनी गाड़ी से माइकल की कार को जोरदार टक्कर मारी। गोलियां चली, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, लेकिन माइकल ने गाड़ी को जिग जैग चलाकर
मौत को मात दे दी। माइकल ने अचानक एक शार्प टर्न लिया जिससे वर्कमैन थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन वह भी कम नहीं था। उसने फिर से गाड़ी टकराई। आखिरकार माइकल ने एक दांव खेला। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने किनारे से उसे ऐसी टक्कर मारी कि वर्कमैन की गाड़ी पलट गई। कुछ मील दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर माइकल ने गाड़ी रोकने का फैसला किया। हमें गाड़ी बदलनी होगी। उधर जंगल के मलबे से वर्कमैन लहूलुहान हालत में बाहर निकला। वह अभी भी जिंदा था। उसने सड़क पर एक पुलिस कार को रोका, ऑफिसर को गोली मारी और एक आम नागरिक की गाड़ी छीनकर फिर से शिकार पर निकल पड़ा। रॉबर्टा ने अब सीधे मैनाफोर्ट को फोन मिलाया। क्या तुम माइकल को जानते हो? मैनाफोर्ट ने कहा कि सालों पहले मैंने ब्लैक काइट्स नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था। माइकल उन्हीं खतरनाक और बेनाम एजेंट्स में से एक था। वह सबसे टैलेंटेड था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसने अपने टारगेट को मारने के बजाय झूठी रिपोर्ट दी और गायब हो गया। मुझे शक है कि वह गद्दार है और दुश्मनों से मिल चुका है। लंदन के हेडक्वार्टर में रॉबर्टा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन से ब्लैक काइट के इनक्रिप्टेड सिस्टम को हैक करवाया। जैसे ही फाइलें खुली, माइकल का वो सच सामने आया जिसे सरकार ने दफन कर दिया था। सालों पहले माइकल को एक ईरानी वैज्ञानिक को खत्म करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसने उस बेगुनाह की जान लेने के बजाय उसे सरहद पार करवाने में मदद की। बदले में उस वैज्ञानिक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो खुफिया जानकारी दी जिसने हजारों जानें बचाईं। माइकल गद्दार नहीं, बल्कि एक उसूलों वाला फौजी था। उधर मैनाफोर्ट अपने ऑफिस में बैठा सिक्योरिटी कैमरों के जरिए खुद रॉबर्टा पर नजर रखे हुए था। उसे डर था कि कहीं उसका काला चिट्ठा बाहर न आ जाए। गाड़ी के सन्नाटे को तोड़ते हुए जेसी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? माइकल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं, कोई नहीं। मेरी जैसी खतरनाक और उलझी हुई जिंदगी में बीवी बच्चों का होना उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलना होता। मैंने हमेशा अकेला रहना ही चुना। जेसी की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिसकते हुए कहा, शायद मुझे वो मुश्किलों भरी जिंदगी भी मंजूर होती अगर मेरी माँ और मामा मेरे पास होते। उसने अपने बैग से जैक की वो ड्राइंग निकाली जो माइकल ने बनाई थी और धीरे से कहा, जैक, वही तुम्हारा असली परिवार था। सफर जारी रहा और वे अगले शहर पहुंचे। दोनों सिर झुकाए कैमरों से बचकर चल रहे थे, लेकिन एक कार के डैश कैम ने उनकी तस्वीर कैद कर ली। मैनाफोर्ट को उनकी सटीक लोकेशन मिल गई। उसने चालाकी से फुटेज को एडिट कर माइकल और जेसी को गायब कर दिया ताकि रॉबर्टा को कुछ पता न चले, और सीधे कूनर्डिनेट्स अपने वफादार शिकारी वर्कमैन को भेज दिए। माइकल और जेसी एक पुराने चर्च में अपने आखिरी भरोसेमंद दोस्त आर्थर से मिले। आर्थर उन्हें शहर के शोर से दूर जंगल के बीच अपने शांत घर ले गया। किचन में जेसी की नजर कुछ दवाओं की शीशियों पर पड़ी जिन्हें देखकर वो चौकसी गई। आर्थर ने माइकल को वो सच बताया जो कोई नहीं जानता था। जब मैं रिटायर हो रहा था तब मैंने ही थिया सिस्टम की कोडिंग में तुम्हारी फोटो बदलकर एक रैंडम चेहरा डाल दिया था ताकि तुम दुनिया की नजरों से बचे रहो, लेकिन मैनाफोर्ट ने तुम्हें फिर से ढूंढ निकाला और टेररिस्ट घोषित कर दिया। माइकल ने आर्थर से गुजारिश की कि वह जेसी का ख्याल रखे ताकि वह बाहर जाकर इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सके। आर्थर ने दुखी होकर मना कर दिया। तभी जेसी बीच में बोल पड़ी, आर्थर को कैंसर है। उसे यह बात उन दवाओं से पता चली जो उसकी माँ ने मरने से पहले ली थी। जेसी को लगा कि माइकल उसे अकेला छोड़ना चाहता है। उसने टूट कर कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आर्थर ने भारी आवाज में कबूल किया, मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं माइकल। यह सुनकर माइकल का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक पुराने ट्रैफिकर का पता पूछा। आर्थर ने उसे आगाह किया, वह आदमी बहुत खतरनाक है, मौत का दूसरा नाम है। माइकल ने जवाब दिया, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। अब भी वे निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि दरवाजे पर वर्कमैन खड़ा था, आंखों में खून और हाथ में गन। उसने बिना एक पल गंवाए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। माइकल फुर्ती से फर्नीचर के पीछे कूदा। जैसे ही वर्कमैन कमरे में दाखिल हुआ, माइकल ने पूरी ताकत से एक भारी शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी। कमरा जंग का मैदान बन गया। कुर्सियां, टेबल लैंप, जो भी हाथ लगा वो हथियार बन गया। लड़ाई के बीच गन हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। वर्कमैन माइकल पर हावी होने लगा और उसे जमीन पर दबोच लिया। जब मौत माइकल के बिल्कुल करीब थी, तभी जेसी ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और वर्कमैन पर तान दी। रुक जाओ! वर्कमैन बिजली की रफ्तार से जेसी की तरफ झपटा और उससे गन छीन ली। लेकिन इसी बीच माइकल को मौका मिल गया। उसने पास पड़ी एक नेल गन उठाई और वर्कमैन पर ताबड़तोड़ वार किए। माइकल ने जेसी का हाथ पकड़ा और वे आर्थर की कार की तरफ भागे। वर्कमैन पीछे से गोलियां चलाता रहा, लेकिन तब तक गाड़ी धूल उड़ाती हुई ओझल हो चुकी थी। हार मानकर उसने मैनाफोर्ट को मैसेज किया, काम अधूरा है। मैनाफोर्ट ने अपने असिस्टेंट से कहा, बैकअप टीम तैयार करो, खेल अब मैं खत्म करूंगा। शहर पहुंचकर आर्थर ने माइकल को एक बर्नर फोन दिया और अपना रास्ता अलग कर लिया। गाड़ी चलाते हुए जेसी ने रूंधे हुए गले से कहा, मुझे अपने साथ अगले आइलैंड पर ले चलो। माइकल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नहीं जेसी, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। मैं चाहता हूँ तुम एक बेहतर और शांत दुनिया में जियो। उधर रॉबर्टा को टेक्नीशियन ने अलर्ट किया कि कोई थिया सिस्टम का इस्तेमाल चोरी छिपे कर रहा है। रॉबर्टा ने जाल बिछाया, लेकिन उसे क्या पता था कि माइकल खुद उसे ढूंढ रहा है। माइकल ने जानबूझकर कैमरों के सामने अपना चेहरा दिखाया। वे एक मशहूर नाइट क्लब में पहुंचे जहां बाउंसर ने उन्हें रोकने की गलती की। माइकल ने उसे तब तक पीटा जब तक उसने रास्ता नहीं दे दिया। मैनाफोर्ट ने स्क्रीन पर उन्हें
उन्हें देखा और ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका एक्सेस तुरंत ब्लॉक हो गया। रॉबर्टा अब समझ चुकी थी कि मैनाफोर्ट उसके पीछे अपनी अलग चाल चल रहा है। क्लब के शोर और धुंधलके के बीच माइकल और जेसी की मुलाकात खतरनाक ट्रैफिकर कमल से हुई। माइकल ने जेसी के लिए एक नई पहचान और पासपोर्ट की मांग की। कमल ने कतराते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? माइकल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने कितने लोगों की मुखबिरी मैनाफोर्ट से की है। अगर मैं पकड़ा गया और तेरा नाम ले लिया तो तेरे दुश्मन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माइकल ने पास लगे कैमरे की तरफ इशारा किया। देख, मेरा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है और एजेंट किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले होंगे। अब फैसला तेरा है। कमल के पास अब कोई रास्ता नहीं था। 30 मिनट के अंदर नकली कागजात तैयार हो गए और बोट निकलने का समय तय हुआ। जैसे ही वे क्लब से बाहर निकलने लगे, मैनाफोर्ट की टीम ने उन्हें घेर लिया। क्लब के तेज बजते म्यूजिक के बीच माइकल ने एक एजेंट का गला दबोचा और उसकी ही गन से उसे ढेर कर दिया। शोर इतना था कि किसी को गोली की आवाज तक नहीं सुनाई दी। माइकल ने एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से दूसरे एजेंट को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब तीसरे एजेंट के साथ गोलीबारी हुई तो क्लब में भगदड़ मच गई। माइकल और जेसी अपनी जान बचाकर बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागे। बाथरूम कॉरिडोर में भी एक एजेंट घात लगाए बैठा था, जहां भीषण शूट आउट शुरू हो गया। माइकल ने चालाकी से दुश्मन का ध्यान भटकाया और जेसी को वापस क्लब के शोर शराबे वाले हिस्से में खींच लिया, लेकिन वहां एजेंट्स का जाल बिछा था। उन्होंने माइकल को घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जेसी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर एक आदमी ने उसे जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। माइकल ने फुर्ती से उस आदमी को ढेर किया, जिसके बाद पूरे क्लब में भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक एजेंट ने जेसी को किडनैप कर लिया। माइकल ने तुरंत आर्थर को फोन मिलाया। आर्थर थिया सिस्टम के जरिए हर गली और कोने पर नजर रखे हुए था। वो पल पल की जानकारी माइकल को दे रहा था। जैसे ही जेसी को एक वैन के पीछे फेंका गया, रॉबर्टा की टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। माइकल को लगा कि वे भी दुश्मन हैं। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर फौजियों को पस्त किया और वैन तक पहुंच गया। वहां मैनाफोर्ट के गुंडों ने उसे घेर लिया, पर माइकल आज रुकने वाला नहीं था। उसने एक एक करके सबको जमीन पर पटक दिया और जेसी तक जा पहुंचा। इससे पहले कि वर्कमैन वहां पहुंचता, दोनों एक बाइक पर सवार होकर भाग गए। समंदर के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर जेसी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह माइकल को इस मौत के खेल में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक एक गोली की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। माइकल ने बिना वक्त गंवाए जेसी को बोट की तरफ धक्का दिया और उसे सुरक्षित वहां से रवाना कर दिया। अब मैदान में सिर्फ दो पुराने शिकारी थे, माइकल और वर्कमैन। दोनों ने एक दूसरे पर तब तक गोलियां चलाईं जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई। इसके बाद शुरू हुई रूह कंपा देने वाली हैंड टू हैंड फाइट। लोहे की पाइप और भारी जंजीरों से एक दूसरे पर वार किए गए। वर्कमैन ने माइकल का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने आखिरी ताकत जुटाई, उसे नीचे पटका और जंजीर से उस पर टूट पड़ा। अंत में माइकल ने जंजीर को पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सर पर जानलेवा वार किया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कुछ समय बाद लंदन के अपने आलीशान बंगले में मैनाफोर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। उसके दो वफादार गार्ड्स की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। जैसे ही वह मुड़ा, अंधेरे से माइकल बाहर निकला। दोनों के बीच ब्लैक काइट प्रोजेक्ट की गंदी राजनीति पर बहस हुई, लेकिन माइकल यहाँ बात करने नहीं आया था। उसने एक सटीक गोली मैनाफोर्ट के सर के बीचों बीच दाग दी। 3 महीने बीत गए। स्पेन की खूबसूरत वादियों में जेसी अपनी एक नई और सुकून भरी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। रॉबर्टा और उसकी टीम दूर से उस पर नजर रखे हुए थी, इस उम्मीद में कि माइकल कभी न कभी उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। जेसी एक कैफे में बैठी शांति से किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक रॉबर्टा के कैमरे का एंगल हिल गया और जेसी उसकी नजर से ओझल हो गई। उसी पल एक वेट्रेस ने जेसी के पास आकर एक बैग रखा। जेसी ने बैग खोला तो अंदर चेस का एक मोहरा था, वही हाथी जिसकी चाल उसने माइकल को सिखाई थी। जेसी ने मुस्कुराकर सड़क के उस पार देखा, जहां माइकल खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार माइकल अपना वादा निभाने आ गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।